हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट यूनिट के आंसर की को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस इफ लेबर इज इंक्रीज्ड एंड कैपिटल इज रिड्यूस दिस विल बी कॉल्ड। उत्पादन प्रक्रिया में यदि श्रम को बढ़ाया जाता है और पूंजी को घटाया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स कहेंगे, साधनों के मध्य स्थानापन्नता कहेंगे, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द स्टडी ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन ओनली वन फैक्टर इज नोन एज। केवल एक साधन में परिवर्तन के कारण उत्पादन में परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है? ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों, ए और सी दोनों। रिटर्न टू अ फैक्टर एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दोनों के रूप में जाना जाता है, साधनों के प्रतिफल के रूप में भी और परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के रूप में भी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज फाउंड इन लैंड। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता भूमि की होती है? तो भूमि की विशेषता होती है फिक्स्ड इन सप्लाई, पूर्ति में स्थिरता। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एन एल शेप्ड इज आइसोक्वांट हैज एन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक एल आकार के सम उत्पादक वक्र पर प्रतिस्थापनता की लोच होती है। तो जो एल आकार का जो आइसोक्वांट कर्व होता है उसकी जो प्रतिस्थापनता की लोच होती है वो 0 के बराबर होती है, यानी कि 0 के इक्वल होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोक्वांट कर्व इज सिमिलर टू अ। एक सम उत्पादक वक्र समान होता है। तो जो सम उत्पादक वक्र होता है वो इंडिफरेंस कर्व के समान होता है, यानी कि उदासीनता वक्र के समान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट देन। जब कुल भौतिक उत्पादन घटते हुए दर से बढ़ता है तब क्या होता है? तो उस समय पे क्या होता है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है, सीमांत भौतिक उत्पादकता गिरता हुआ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द मेन रीजन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज। घटते प्रतिफल के नियम के लागू होने का प्रमुख कारण है। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है उसको लागू होने का जो प्रमुख कारण है वो सभी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि उत्पादन के साधन स्वतंत्र होते हैं, उत्पादन के साधन अपूर्ण और स्थानापन्न होते हैं, कुछ साधन दूसरे साधन से अधिक उत्पादक होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो उसके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के प्रमुख कारण होते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन ऑल प्रोडक्शन इनपुट आर इंक्रीजिंग बाय अ गिवन प्रोडक्शन इट इज कॉल्ड। जब उत्पादन के सभी साधन एक दिए गए अनुपात में बढ़ते हैं तो इसे कहा जाता है। तो इसे पैमाने के प्रतिफल यानी कि रिटर्न टू स्केल कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। निम्नलिखित में से किसको पैमाने की आंतरिक बचतें नहीं कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकेंद्रण की बचतें, यानी कि इकोनॉमिक्स और कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आर अवेलेबल टू। पैमाने की बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। तो जो पैमाने की बाह्य बचतें होती हैं वो एक उद्योग के बड़े फर्मों से प्राप्त होती हैं, यानी कि लार्ज फर्म इन एन इंडस्ट्री को प्राप्त होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल ड्राइंग एन आइसोक्वांट वी जनरली टेक्स। एक सम उत्पादक वक्र का निर्माण करते समय हम सामान्यतः लेते हैं। तो अगर एक आइसोक्वांट कर्व को हम ड्रा करते हैं तो वहाँ पे हम सामान्यतः लेबर और कैपिटल को लेते हैं, श्रम और पूंजी को लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। उत्पादन प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो किसको प्रदर्शित करता है? तो वो साधनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। क्वांटिटी ऑफ फैक्टर एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को वो प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तनशील लागत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। स्थिर पूंजी पर ब्याज ये जो है वो परिवर्तनशील लागत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। निम्नलिखित मदों में से कौन सा स्पष्ट लागत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साहसी द्वारा स्वयं आपूर्ति की गई पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सप्लाइड बाय एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ ये जो है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज मार्जिनल कॉस्ट। जब औसत लागत बढ़ती है तब सीमांत लागत होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। जब औसत लागत बढ़ती है तब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो। जब सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को नीचे से जाकर काटता है तो क्या होता है? तो वहां पे औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लॉन्ग पीरियड दीर्घ काल में होता है। तो लॉन्ग पीरियड में ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और वेरिएबल। उस टाइम में जो दीर्घ काल का पीरियड होता है उसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ओके तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है क्योंकि टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीबीसी टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये फॉर्मूला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसो लाइन इंडिकेट द प्राइस ऑफ। आइसो जो लागत रेखा है वो कीमत को दर्शाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोकॉन्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सम उत्पादक वक्र की विशेषता नहीं है? तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उसकी आइसोकॉन्ट कर्व की विशेषता नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये बताना है कि इसकी विशेषता कौन सी नहीं है। ओके तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वे दोनों अक्षों को स्पर्श कर सकते हैं। ये आइसोकॉन्ट कर्व की विशेषता नहीं है। दे कैन नॉट टच आइदर एक्सिस। जो आइसोकॉन्ट कर्व होता है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता। लेकिन दे आर कन्वेक्स टू ओरिजिन ये इसकी विशेषता है। दे आर डाउनवर्ड स्लॉपिंग ये भी आइसोकॉन्ट कर्व की विशेषता है। एंड लास्ट हायर आइसोकॉन्ट सोज हायर आउटपुट ये तीनों जो है वो एक आइसोकॉन्ट कर्व की विशेषता है। लेकिन दे कैन नॉट टच आइदर एक्स एक्सिस ये जो है वो आइसोकॉन्ट कर्व की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट यूटिलिटी इज जीरो एट द पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई। पूर्ण संतुष्टि की बिंदु पर उपयोगिता शून्य होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमांत। मार्जिनल जो सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इज ओरिएंटेड। अर्थशास्त्र की जो मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा है वो किसके केंद्रित है? तो वो कल्याण
केंद्रित है, यानी कि वेलफेयर सेंटर्ड है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग बाय। अर्थशास्त्र को चुनाव करने के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो अर्थशास्त्र को चुनाव करने के विज्ञान के रूप में रॉबिन्सन ने परिभाषित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रॉबिन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आर डॉट डॉट ओरिएंटेड। अर्थशास्त्र को आधुनिक परिभाषा केंद्रित है। तो जो अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, यानी कि विकास केंद्रित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज डिस्पाइट अ इंक्रीज इन प्राइस इट इज कॉल्ड। यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के बावजूद उस वस्तु की मांग अपरिवर्तित रहती है तो उसे मांग का विस्तार कहेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो टोटल यूटिलिटी विल बी। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो कुल उपयोगिता होती है। तो जब MU 0 होता है तो वहाँ पे TU मैक्सिमम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ एनी गिवन कमोडिटी फॉर अ गिवन कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज। किसी भी दी हुई वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता विशेष का सीमांत उपयोगिता वक्र उसका डॉट डॉट बी होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांग वक्र। डिमांड कर्व भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड इज इम्पैक्टेड बाय अ चेंज डॉट डॉट में परिवर्तन मांग में को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इनकम में भी जब चेंज होता है तो वो डिमांड को अफेक्ट करता है, और पॉपुलेशन, प्राइस, इन तीनों में जब चेंज होता है तो वो चेंज जो होता है वो डिमांड को अफेक्ट करता है। तो यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि इनकम में चेंज होने से भी मांग प्रभावित होता है, पॉपुलेशन में चेंज होने से भी मांग प्रभावित होता है, और प्राइस में चेंज होने से भी मांग प्रभावित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन द। मांग के विस्तार एवं संकुचन का कारण है वस्तु की कीमतों में परिवर्तन, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु की कीमत में परिवर्तन, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रिलेट टू। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का संबंध है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का संबंध होता है कंजप्शन से, उपभोग से, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली द डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी। सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र होता है। तो एक वस्तु का मांग वक्र जो होता है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड ऑफ वाई कमोडिटी देन एक्स एंड वाई। यदि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि वाई वस्तु की कीमत की मांग को बढ़ा देती है तो एक्स एंड वाई वस्तुएं होंगी। तो अगर एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से वाई वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो यहाँ पे जो एक्स और वाई वस्तुएं होंगी वो पूरक वस्तुएं होंगी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगी। जैसे मान लीजिए कि अगर चाय की कीमत में वृद्धि होने से कॉफ़ी की मांग बढ़ने लगती है तो चाय और कॉफ़ी जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे की पूरक कहलाएंगी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएंगी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ। मांग का नियम लागू होता है। तो मांग का नियम जो है वो सामान्य वस्तुओं पर, नॉर्मल गुड्स पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी। जब मांग वक्र एक्स एक्सिस के समांतर है तो मांग की लोच होगी। अगर मांग वक्र एक्स एक्सिस के समांतर है तो वहाँ पे मांग की जो लोच होगी वो इन्फिनिट होगी, अनंत होगी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी। वाई एक्स के समांतर मांग वक्र की
दशा में मांग की लोच होगी। तो अगर y अक्ष के समांतर मांग वक्र की दशा में मांग की जो लोच है वो उस टाइम पे शून्य होगी, 0 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ, किसकी दशा में मांग वक्र आड़ी लोच ऋणात्मक हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो पूरक वस्तुएं हैं उनकी दशा में मांग की जो आड़ी लोच है वो ऋणात्मक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इज, स्थानापन्न वस्तुओं की दशा में मांग की आड़ी लोच होती है। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं तो उस कंडीशन में जो मांग की लोच होती है वो पॉजिटिव होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 इन केस ऑफ, किस दशा में मांग की आड़ी लोच शून्य हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट गुड्स। अनाश्रित वस्तुओं की दशा में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, एक सीधी रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है। तो एक सीधी रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर जो मांग की लोच होती है वो 1 होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग एक बार सारे क्वेश्चन को अच्छे से मैच करा लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।